गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 12th में भी बिल्कुल आपके सामने एज इट इज आएगा। 12th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, उनके में भी सेम टॉपिक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस कंपटीशन में भी बहुत आते हैं और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझेंगे इसको टॉपिक को। सबसे पहले मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन को थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन विच फर्स्ट वन कंपोनेंट इज सॉल्यूट व्हाइल द अदर इज सॉल्वेंट। सबको पता है कि सॉल्यूट जनरली कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है। और हम जो परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं या कुछ भी कंसंट्रेशन जो हमें रिप्रेजेंट करनी है वो सॉल्यूट की करनी है कि हमने सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व किया हुआ है। क्लियर? फर्स्ट मेथड इज मास परसेंटेज। नाम से क्लियर है, मास का परसेंटेज फाइंड करेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मैंने कोई सॉल्यूट 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व किया है। इज दैट क्लियर? इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय W by W। W by W मतलब मास बाय मास। Therefore, mass percentage of solute is equal to mass of solute upon mass of solution into 100। सॉल्यूशन में फिर वही दोनों चीज आ जाएंगी, solute और solvent। सपोज मैं मास परसेंटेज A का फाइंड कर रहा हूं तो क्या आएगा? WA upon WA plus WB into 100। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलता हूं 5% एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। देखो सॉल्यूशन तो कोई भी हो सकता है, सॉल्वेंट उसके अंदर कुछ भी हम डाल सकते हैं, बट जब भी मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं इट मींस वाटर है। अदर सॉल्वेंट होता तो उसका मेंशन करते हैं। In this case, 5 gram of NaCl is present in 100 gram of solution. Means mass of solute जो है वो 95 ग्राम है, mass of solute जो है वो आपका 5 ग्राम है। Clear? Next is molarity. Second important topic है, it is the number of moles of solute present in 1 liter of solution. It is the number of moles of solute present in 1 liter of solution. Therefore, capital M is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liters. तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में ही आपके पास है तो 1000 में रखेंगे क्योंकि जनरली ml में ही होता है। तो आपका m बन गया W2 upon M2 into V upon 1000। इट्स यूनिट विल बी मोल्स पर लीटर और मोल लीटर इनवर्ट, और सिंपली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। जो सिंबल है वही आप इसका यूनिट बोल सकते हैं। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम जो होता है चेंज होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। अब वॉल्यूम बदलेगा टेम्परेचर के साथ साथ तो ऑटोमेटिकली मोलैरिटी भी बदलती है, इसलिए जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पर हम इसको जनरली यूज नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? m is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg। means number of moles of solute present in 1 kg of solvent। 1 kg of solvent में कितने number of moles डिसॉल्व करें, इसको बात को हम रिप्रेजेंट करते हैं। Therefore, small m will be same मेथड से मास मोल्स निकालेंगे, W2 upon M2 into W1 upon 1000। W1 is the mass of solvent। अब की बार वॉल्यूम नहीं है, ध्यान देना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है। सपोज सॉल्वेंट का W1 है, सॉल्यूट का W2 था, उसका मोलर मास WM2 था, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये मास ऑफ सॉल्वेंट के जी में हो गया। इसी तरह से इसकी यूनिट फाइंड करते हैं तो ऊपर मोल्स है, नीचे किलोग्राम, तो यूनिट बन जाएगी मोल्स पर किलोग्राम और मीटर किलोग्राम इनवर्स, और सिंपली इसको m से भी डिनोट कर देते हैं। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पर कहीं पर भी वॉल्यूम इसके फॉर्मूले में नहीं आ रहा है जो टेम्परेचर का डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये आपका फिक्स रहेगा। टेम्परेचर चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, इट विल बी सेम। Next is mole fraction. It is defined as the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of solution। ये क्या होता है? एक रेशियो होता है number of moles of particular component का to the total number of moles of solution। यानी कि solution में जितने भी component हैं, जनरली मैं आपको बता दूं दो ही component होते हैं। बनने को सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। एयर भी एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। लैब में भी हम कई तरह के बना सकते हैं सॉल्यूशन जिसमें कई सारे कंपोनेंट डाल सकते हैं, लेकिन जनरली सिंपलिसिटी के लिए दो ही कंपोनेंट रखते हैं। अब इसका हम XA लिखेंगे तो कैसे, इसको X से रिप्रेजेंट हम करते हैं। XA लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Na upon Na plus Nb।
इसी तरह से बी कंपोनेंट के लिए लिखते हैं तो xb is equal to nb upon na plus nb. Suppose this is the equation number 1 and this is the equation number 2. Now adding these two equations, xa plus xb will be na upon na plus nb and nb plus na upon na plus b. Na plus nb is LCM, therefore it will be na plus nb upon na plus nb, that will be 1. Means sum of mole fraction of two components will be 1 और xb is equal to 1 minus xa. Generally इससे ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, therefore it will be written as xa plus xb plus xc dot dot up to xn. जितने भी कंपोनेंट हो सबके मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होगा. क्लियर? इट इज यूनिटलेस. आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक रेशो हमने बोला था, वर्ड रेशो है और रेशो को हम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोल्स लिखेंगे तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा. इट इज यूनिटलेस एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर भी कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है क्योंकि चेंज होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मेलिटी. It is defined as the number of gram equivalent of solute present in 1 liter solution. इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम देखते हैं सोल्यूट के जो 1 लीटर में प्रेजेंट है. तो फॉर्मूला इसका बन गया n is equal to number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liters. और ये नई टर्म आ गई आपके लिए, इसको समझिए. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट फाइंड करने का मेथड होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, W अपॉन E. W से रिप्रेजेंट कर देते हैं गिवन मास को, इक्विवेलेंट मास को E से. अब इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे? एक्चुअली क्या है कि ये अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग तरीके से मेजर होता है. तो इक्विवेलेंट मास एसिड का जो होता है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी होता है. व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस. एसिड में जितने भी H होते हैं रिप्लेसेबल, वो उतने ही बेसिसिटी कहलाती है. जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दे दिया आपके सामने, HCl है, इसके लिए बेसिसिटी 1 हो जाएगी क्योंकि एक ही H है. अब इसमें भी जितने हाइड्रोजन आयंस बन सकते हैं H2SO4 में उतनी बेसिसिटी होगी. जनरली बेसिसिटी इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि यहाँ रिप्लेसेबल OH आयंस होते हैं और वो OH आयंस ही हाइड्रोजन रिलीज करते हैं एक्सेप्ट इन HCl. बाकी सब एसिड्स में सही है. इसमें 2H बनेंगे, H3PO4 में 3 आ जाएगी बेसिसिटी. इस तरह से अब हम में फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, मोलर मास अपॉन एसिडिटी करते हैं. एक्चुअली उल्टा होता है, एसिड के केस में बेसिसिटी होता है, बेस के केस में एसिडिटी होता है. एसिडिटी होते हैं नंबर ऑफ OH आयंस, जितने भी एसिड बेस के अंदर OH आयंस बन सकते हैं. जैसे सपोज NaOH है तो यहाँ पर 1 बन सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 बन सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 OH बन सकते हैं. अब इक्विवेलेंट मास सोल्ट के लिए कैसे फाइंड करेंगे? वहां पर तो ना H आयंस होंगे ना OH आयन होंगे, तो वहां के लिए क्या करना है आपको, मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज और कैटायन करना है. क्योंकि जितने भी सोल्ट होंगे वहां पर कैटायन जरूर होगा और कैटायन जितने भी आयंस होंगे उनका टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है आपने. अब ये यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें, फाइनल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, इस WE अपॉन को हमने यहाँ पुट कर दिया तो शॉर्ट में आपका फॉर्मूला बन गया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन E इनटू वॉल्यूम. मैंने वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर दिया, अब इनटू 1000 कर दिया. 1000 इसलिए यदि ये ml में रखते हैं आप तो ऊपर आपका 1000 रहेगा, यदि लीटर में है तो 1000 की जरूरत नहीं है. इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ये भी आपका ध्यान रहेगा, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम चेंज होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए ये भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा. इसी तरह से अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आ जाएगी, जैसे यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट थे और नीचे वॉल्यूम था तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर और ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इक्वल्स. इसी को आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इनका सिंबल है वो यूनिट भी है. नेक्स्ट इज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन. फॉर डाइल्यूशन और न्यूट्रलाइजेशन N1V1 is equal to N2V2 and for a mixture of solution N1V1 plus N2V2 plus N3V3 is equal to NV. यदि आप एक ही तरह के सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग नॉर्मेलिटी अलग अलग वॉल्यूम है, तो आप इस तरह से यूज करेंगे. Where V is the total volume of solution, V1 plus V2 plus V3. ये डाइल्यूशन के लिए ध्यान रखना है सबको और ये मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए होता है. अब जो डाइल्यूशन में है, डाइल्यूशन का मतलब होता है सिंपली वाटर ऐड करना. वाटर ऐड करना है, नॉर्मेलिटी कम हो जाएगी. इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन, एक एसिड है एक बेस है, दोनों की नॉर्मेलिटी आपको गिवन है, एक का वॉल्यूम एक का दूसरे का, एक का दिया हुआ है दूसरे का नहीं, तो आप फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह से मोलैरिटी इक्वेशन होती है डाइल्यूशन के लिए और न्यूट्रलाइजेशन के लिए M1V1 is equal to M2V2. ध्यान रहे न्यूट्रलाइजेशन के टाइम में आपका एसिड या बेस ऐसे होने चाहिए जिनकी एसिडिटी या बेसिसिटी सेम होती है. यदि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, अलग अलग होंगे, तो आपने फिर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा M1V1 अपॉन A1 is equal to M2V2 अपॉन A2, where A1 and A2 are the number of moles used in the balance chemical equation. जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यूज कर रहे होंगे उतने A1 और A2 रहेंगे, मोल्स जितने भी रिएक्शन यूज हो रहे हैं, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक आप कोफिशिएंट बोल सकते हैं. यदि सेम सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप के हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, M1V1 plus M2V2 plus M3V3 is equal to M into V.
और वेयर V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक रिलेशन आता है हमारे पास, ये एक्चुअली ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में नहीं है नॉर्मेलिटी का, लेकिन ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स में दिया जाता है और कई जगह एक छोटी जगह इसका यूज भी है एनसीईआरटी में भी, क्वेश्चंस में है। एनसीईआरटी वाले तो इसको इग्नोर सही करते हैं। अब इतना काम ना करके आप एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। इट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू स्मॉल एन। आप किसी भी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो सीधा सा तरीका है, मोलरिटी फाइंड कर लो और इनटू एन कर लो। एन क्या होता है, वेयर एन इज एसिडिटी, बेसिसिटी और टोटल पॉजिटिव चार्ज। एसिड होगा तो बेसिसिटी लेंगे, बेस होगा तो एसिडिटी लेंगे और सोल्ट होगा तो उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज लेंगे। क्लियर। अब एक स्पेशल केस आ गया, ध्यान से सुनना है इस बात को। कई बार क्वेश्चन में आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है, मोलरिटी या नॉर्मेलिटी आपसे वो फाइंड करवाएगा, तो आपको क्या करना है, मोलरिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इनटू 10 इनटू डी अपॉन मोलर मास। D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से नॉर्मेलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इनटू 10 इनटू D अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास जैसे फाइंड किया था वो कर सकते हैं, नहीं तो ये ना लगाना चाहे उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, मत यूज करो, ये यूज करो और उसके बाद नॉर्मेलिटी इससे कन्वर्ट कर लो। इसके न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।